नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर। यह एक हिस्ट्री का चैप्टर है और यह स्टेट और सीटेट और जो भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल्स है कि इसका उद्भव कैसे हुआ, यह विकसित कैसे हुई, इसकी क्या क्या विशेषताएँ थी, इसमें क्या क्या होता था, इसका क्या क्या पतन कैसे हुआ, इसका क्या क्या राइटर्स ने इसके बारे में क्या क्या बोला है, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले आते हैं इसकी सामान्य जानकारी कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसका सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम क्यों पड़ा, या हड़प्पा सभ्यता ही क्यों नाम पड़ा इसका, या और भी नाम है इसके, जैसे कि कांस्य युगीन सभ्यता है, या इसका नाम है कि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी नाम है। तो होता क्या है हिस्ट्री में, क्या होता है बेटा कि जब भी कोई चीज़ खोजी जाती है, डिस्कवर की जाती है, तो उसकी जो सबसे पहले साइट होती है, जो सबसे पहले साइट मिलती है, उसके बेस पे ही उसका नाम रखा जाता है। तो जो इस सिविलाइजेशन की जो सबसे पहले जो साइट मिली थी वो हड़प्पा मिली थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि सबसे पहले जो साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा थी। फिर सेकेंडली बाद में इतिहासकारों ने ये डिसाइड किया, जब इसकी अलग अलग साइट मिलनी शुरू हुई, तो इन्होंने कहा कि अगर इन जितनी भी साइट है वो अगर सिंधु घाटी के आसपास मिल रही है इसकी साइट ज़्यादातर, तो इसका नाम फिर सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। और बाद में फिर देखा कि 80% के आसपास जो सरस्वती है, घाघरा नदी है, सिंधु घाघरा नदी है, उसके बीच में मिली है इसकी साइट 80% के आसपास, तो इसका एक नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रख दिया गया। जो हरियाणा बोर्ड की जो SCERT नया सिलेबस लागू है उसमें 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता ही है। तो इसलिए इसका अलग अलग नाम है, एक हड़प्पा सभ्यता भी नाम है, एक इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम है, एक सिंधु सरस्वती सभ्यता भी है, एक इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं। तो इसका जो शुरू की जो वर्ल्ड में जो शुरू की 3 सभ्यताएँ हुई है बेटा, एक हुई है मिस्र की सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। जो तीनों है जो सिविलाइजेशन, ये सबसे पहली सभ्यता है कांस्य युगीन है, तो उनमें से एक ही सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका नामकरण इसलिए पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो भी आ जाए नाम इसका यही बोला जाएगा। तो वैसे इसका सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलेंगे हम, वो इसका नाम अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसका सामान्य जानकारी कि इसकी जो वो कैसे हुआ, इसका टाइम पीरियड क्या है, जो भी है इसका मतलब टाइम पीरियड जो भी है वो क्या था। तो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग, जो भी फॉरेन राइटर्स थे या फॉरेन इतिहासकार से, जो हमारे जो भारतीय इतिहासकार से, उन्होंने इसका नाम अलग अलग दिया है। इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसकी जो जो टाइमिंग है वो अलग अलग दिखाई गई है। NCERT में कुछ है अलग अलग है। तो हम इसका बेसिकली एक कंक्लूजन एक निकालेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बेटा कि NCERT के बेस पे माना जाएगा, जो NCERT जो मानती है वही मानती है। तो इसका 2400 से लेके 1700 BC तक इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो ये माना जाता है, ठीक है। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन थी। और कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य तांबा और कांस्य को मिला के कांस्य बनता है, ठीक है, ब्रोंज और तांबा को, ठीक है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी बेटा। और इसका टाइम पीरियड पता चल गया आपको कि 2400 से 1700 के बीच में यह विकसित हुई थी। मतलब एक कोई भी सिविलाइजेशन होती है, आप देखोगे तो उसका उसका पहले प्री पीरियड होता है, फिर वो डेवलप होती है और फिर उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो ऐसे कर्व होगा उसका और ऐसे चला जाएगा। तो उसको पहले वो शुरू में अपने प्राइमरी पीरियड में होगी, फिर वो डेवलप होगी और फिर वो डिक्लाइन कर जाएगी। तो इसका जो मेन जो विकसित सभ्यता का पीरियड माना जाता है वो 2400 से 1700 BCE के बीच का माना जाता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं इसके नामकरण और खोजकर्ता। तो नामकरण तो मैंने बता दिया, इसका नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा है सिंधु घाटी पर। सबसे पहले जो इसकी साइट खोजी गई थी वो 1921 में खोजी गई थी। किसने खोजी थी, दयाराम साहनी ने खोजी थी। हड़प्पा सभ्यता मिला था रावी नदी के किनारे। और फिर सेकंड साइट जो खोदी गई थी वो मोहनजोदड़ो खोजी गई थी बेटा, वो मिली थी 1922 में खोजी गई थी, वो राखलदास बनर्जी ने खोजी थी। जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे मिला था, ठीक है। तो ये बेटा इसकी जो साइट्स थी। अब क्या होता है बेटा कि जो खोज करता थे या जो भी थे, क्या हुआ, जो एक चार्ल्स मैनसन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था, क्या था, ब्रिटिश अधिकारी, रिटायर्ड ब्रिटिश
अधिकारी था, एक रेजिडेंट था। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जो लाहौर में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तब वो उसके लिए वहाँ पर ईंटों की ज़रूरत थी। तो वहाँ से जो उसने कुछ टीले देखे, तो उसके बाद वो उन टीलों की ईंटों का प्रयोग किया गया रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो उसने देखा यहाँ तो कुछ अजीब से टीले हैं और ईंटें हैं। तो फिर उसने देखा, फिर उसने धीरे धीरे, फिर उसके 100 साल बाद जब अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व जो आयोग था उसका अध्यक्ष बना, उसके द्वारा फिर 1921 में ये दोबारा से इसकी खोज हुई। और तब सबसे पहले जो खोजा गया था वो 1921 में हड़प्पा जो पहली साइट खोजी गई थी। बाद में राखलदास बनर्जी ने सेकंड साइट खोजी, वो थी मोहनजोदड़ो खोजी गई थी। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इसका जो मेसोपोटामिया के अभिलेख है उसमें इसका मेलवा शब्द मिलता है इसके लिए, क्योंकि ये क्या करते थे, ये उनके साथ ट्रेड भी करते थे। जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता थी उनके साथ आपस में ट्रेड करते थे, व्यापार का आदान प्रदान करते थे। तो वहाँ से कोई व्यापारी आएगा तो वहाँ पर वो इसके सभ्यता के बारे में जानेगा, वहाँ पर बताएगा। यहाँ से कोई जाएगा तो वो वहाँ की जानकारी लेके आएगा। तो आपस में ट्रेड करते थे। अब देखेंगे इसका एक्सपेंशन कहाँ तक था, विस्तार कहाँ तक था। तो आप देखोगे, अब जो जो नॉर्थ में था बेटा, वो था बलूचिस्तान का सुतकांगे डोर। कौन सा था? सुतकांगे डोर। ऊपर की साइड, इस साइड जम्मू कश्मीर में था मंडा नाम की साइट थी, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर थी, और नीचे थी दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में। तो आप देखो, आप लगा लो, आप ये बलूचिस्तान हो गया आपका इस साइड, ये ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर में मांदा हो गया, और इस उत्तर प्रदेश में हो गया आलमगीरपुर, और नीचे हो गया महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो देखो आप, इतना बड़ा एरिया था जो उसमें इस सभ्यता का विस्तार था। तो बहुत ज़्यादा नगर मिले, अलग अलग साइट्स में नगर मिले हैं इसके, बहुत ज़्यादा साइट्स मिली है। बाद में क्या हुआ, जो पार्टीशन के बाद भारत का हिस्सा ये रह गया, और ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये सारे पाकिस्तान में है। भारत में जो 1947 या पार्टीशन के बाद जो सबसे पहला जो साइट खोजी गई थी वो थी पंजाब में, रोपड़ खोजा गया था बेटा। सबसे पहला रोपड़ खोजा गया पार्टीशन के बाद, 1947 के बाद। और पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा जो साइट्स मिली इस सिंधु घाटी सभ्यता की, वो गुजरात स्टेट्स में मिली। किस में मिली? गुजरात स्टेट्स में मिली। ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, देखो ये इसका विस्तार है जो ये हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये इसका हड़प्पा सभ्यता की सारी साइट्स है और इसका एरिया है, ये सारा एक्सपेंशन है। अब देखेंगे इसकी जो नगर थे वो कौन कौन से थे। एक नगरीय सभ्यता थी, ये मोहनजोदड़ो थे, हड़प्पा थी, और गंडरीवाला थी, धोलावीरा थी, रागी खड़ी थी, कालीबंगन थी। तो जो राखी गढ़ी है वो हिसार में है, बनावली है वो भी हिसार में है, भिवानी में मिठाथल है, हरियाणा में ये ज़्यादा है, कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है। कालीबंगन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, तो काला रंग, और मंगन को पंजाबी में चूड़ी बोलते, तो इसलिए इसका नाम कालीबंगन पड़ा। लिपि इसकी कैसी थी बेटा? लिपि इसकी आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसकी लिपि आज तक भी पढ़ी नहीं गई है। इसकी दाएं से बाएं तो होती थी, और अपठनीय आज तक, मतलब जो भी हम पुरानी सभ्यताएं ओल्ड सिविलाइजेशन देखते हैं उनकी सभी की लिपि पढ़ी जा चुकी है, लेकिन इसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है बेटा। तो एक ये लिपि भी इसकी अपठनीय है, और दाएं से बाएं चलती है। अब जो हम जो आजकल लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये इसकी दाएं से बाएं है लिपि। तो इसमें भी ये देखो आप, इसकी जो मिली है लिपि, वो प्रमुख स्थान ये रहे आप, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुनजोदड़ो है, कालीबंगन है, कोटदीजी है, रंगपुर है, रोपड़ है, लोथल है, बनावली है, धोलावीरा है, गुजरात में है धोलावीरा भी। ठीक है। तो ये देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरातन स्थल। तो देखो, ये आलमगीरपुर हो गया स्क्रीन पे, ये ऊपर मांदा हो गया, ये सुतकांगे डोर हो गया, और नीचे ये हो जाएगा इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। ये देखो आप स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, तो ये है। अब हम देखेंगे बेटा कि क्या होता था कि उस टाइम पे आपने देखा कि बलूचिस्तान में हुआ, लेकिन आप बुक्स में आप पढ़ोगे, एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, ये आपको बुक्स में अगर डीप में पढ़ोगे आप पूरी किताब हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री के स्टूडेंट, तो मिलेगी आपको कि जो आप स्थल पढ़ोगे, साइट्स पढ़ोगे इसकी, तो उसमें अफ़गानिस्तान में भी साइट मिलेगी सोर्तगुई नाम से, लेकिन वो उसका साइट्स नहीं थी, मतलब मेन स्थल नहीं था, वो सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र था, मतलब एक ओनली ट्रेड सेंटर था, ट्रेड स्टेट था, ना कि उसका मेन स्टेट्स था। तो अगर आप ये कंफ्यूज होगे सर कि अफ़गानिस्तान में भी इसकी साइट मिली है, तो आप इसका जो एरिया है वो अफ़गानिस्तान तक क्यों नहीं बता रहे, आपसे बलूचिस्तान तक।
क्योंकि बलूचिस्तान में तक इसकी जो मेन साइट मिली है, और जो शोरतगुई था अफगानिस्तान में, वो उसका व्यापारिक सेंटर था, मतलब व्यापारिक केंद्र था, ना कि मेन साइट थी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आप बुक्स में पढ़ोगे तो ये आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इसकी विशेषताएं कैसी थी, तो ग्रिड पद्धति के आधार पर इसके नगर विस्थापित थे। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कहते हैं कि जो हमारा चंडीगढ़, आपने देखा होगा हरियाणा की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। जो बसाया गया है वो इससे ही प्रेरणा लेके बसाया गया है, कि ये एकदम से सेटअप करके बसाया गया था। फॉर एग्जांपल जैसे एक देखते हो, इसके नगर कैसे बताऊँ मैं आपको। जैसे आप सिटी देखते हो, आप कोई भी सिटी देखते हो, जैसे आप किसी शहर में रहते हो, फॉर एग्जांपल हिसार में रहते हो, रेवाड़ी में रहते हो हरियाणा की, या गुड़गांव में रहते हो, तो आप एक देखोगे, एक होता है जो पोश इलाका होता है एक शहर का, जहाँ पर सेक्टर्स होते हैं, और एक होता है जो लोकल इलाका होता है, कॉलोनिया टाइप होती है, कॉलोनी होती है। तो आप उससे आप आराम से करके समझोगे एग्जाम्पल में। तो एक कॉलोनी होती है जो लोकल होती है, अनऑथराइज होती है, पक्की सड़कें नहीं होती है, ऐसे घर जैसे बने होते हैं। एक आप देखोगे पोस्ट लेकर हो जाता होता है जो सेक्टर्स होते हैं, उसमें आप देखोगे उनकी बाउंड्री वॉल होती है, पहले ही उसमें सीवर लाइन डाली जाती है, रोड्स पहले ही सेटअप होते हैं, मतलब बिजली की लाइन पहले ही होती है, तो सारी चीज़ें पहले ही होती है, बाद में घर बनाए जाते हैं, प्लाट पहले ही डिसाइड होते हैं कि कैसा नक्शा होता है, कैसे डिजाइन्स होते हैं। आप देखोगे कॉलोनी में ज़्यादातर सेक्टर्स में घर एक जैसे होंगे ज़्यादातर, और सारे रोड एक दूसरे के मतलब देखेंगे आप, उसकी बाउंड्री वॉल होगी, बाहर गेट पे एक गेट होगा, एक एंट्री पॉइंट होगा, एक एग्जिट पॉइंट होगा, उस पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता होगा। लेकिन आप दूसरी तरफ देखोगे जो कॉलोनियाँ होती है, वहाँ पर ऐसी है ना, पक्की सड़कें होती है ना, ऐसी किसी ने कैसा घर बना लिया, किसी ने कैसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई ऐसी एंट्री हो जा रही है। तो ऐसे इसके जो नगर थे वो बेटा ऐसे ही होते हैं। जो ऊपर के नगर थे, जो जो जिसने दुर्ग बोलते थे या सिटाटल बोलते थे, वो क्या थे, वो एक दुर्गीकृत दीवार से या बाउंड्री वॉल होती थी, दुर्ग से घिरे हुए होते थे वो सिक्योरिटी के लिए। और जो निचले नगर के लोग होते थे वो ऐसे ही नॉर्मल लोगों के लिए थे, और जो दुर्ग वाले ऊपर वाले नगर होते थे वो अमीर लोगों के लिए, उच्च वर्ग के लिए थे, और नीचे वाले ऐसे ही होते थे, अनऑथोराइज होते थे, वो घर ऐसे ही बने होते थे, ना उनकी कोई बाउंड्री वॉल होती थी। इसलिए दो टाइप के नगर है, एक तीन टाइप के नगर मिले हैं इसके, ठीक है। उसके बाद जल निकासी होती थी, मतलब कि नाले की आप देखोगे कि उस टाइम पे आज से मतलब 2000 साल 4000 साल पहले आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी की व्यवस्था मिली है वो वन ऑफ द बेस्ट जल निकासी की व्यवस्था मिली है। नाली अच्छे साफ होती थी, नाले के पास मतलब जो नालियाँ होती थी वो एक दूसरे को अच्छी तरह से काटती थी, और बाहर जाके वो छोटे नाले एक बड़े नाले में मिलती थी, और अच्छी तरह ढकी हुई होती थी। और नाली के साइड में जो डस्टबिन था या कूड़े कचरे का था उसके लिए गड्ढे बनाए जाते थे, तो अच्छी होती थी। और क्या होता है, जो ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, और ईंटों का जो अनुपात है वो 3:2:1 होता था बेटा, ठीक है। तो 4:2:1 होता था। पहले जो 3:2:1 जो पहले थी, जो विकसित हड़प्पा नहीं थी, जो प्रारंभिक जो सभ्यता थी हड़प्पा की, उसमें 3:2:1 था। और बाद में जो डेवलप हुई, जो मेन पहुंची, जब अपने पीक पे पहुंची, डेवलप हुई, उसमें 4:2:1 हो गया, ठीक है। तो ये था। जो सुमेरियन थी उसमें भी अलग अलग सभ्यता थी, जो उसमें भी अलग अलग थी, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ से इन्होंने अपनाया ईंटों को। और क्या होता था कि जो घरों के जो दरवाजे होते हैं, जैसे सेक्टर्स के देखे होते हैं आपके, जो बाहर की तरफ मेन रोड के ऊपर की तरफ ना खुल के, वो बेटा अंदर की तरफ खोलते थे, अंदर की जो गलियाँ होती है, सड़कें होती हैं, उनकी तरफ खोलते थे, ना कि बाहर की तरफ खोलते थे, ठीक है। मुख्य सड़क की ओर नहीं खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं। और शहर दो, मैंने बताया जैसे शहर दो भागों में वर्गीकृत होता था, एक उच्च वर्ग और निचले वर्ग। उच्च वर्ग के जो घर होते हैं वो एक दुर्ग से या दीवार से मतलब वो किए जाते हैं सिक्योरिटी रीजन के लिए। उच्च भाग होता था, उसको किलाबंद बोला जाता है। और कालीबंगन में किलेबंदी दोनों भागों में मिली है। जो कालीबंगन जो साइट मिली उसमें दोनों भागों में मिली है। और जो मोहनजोदड़ो से हमें प्रमुख स्मारक मिली है, जैसे कि एक विशाल स्नानागार मिला है, और एक अन्नागार में मिला है। जुते हुए खेत के प्रमाण, एक कृषि व पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले बेटा, हमें कालीबंगन से मिले हैं। प्रमुख फसल इनकी क्या थी, गेहूँ थी, जौ थी, ठीक है। लोथल से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। अनागार में क्या था, हदीसे उत्पन्न मिलता है, विकसित, मतलब देखो आप उस टाइम पे भी इन्होंने अनागार स्थापित किया था, कि अगर हमें स्टॉक रखते थे, बफर स्टॉक, जो आज हम स्टॉक बनाते हैं
हैफर्ड के होते हैं, स्टॉक होते हैं, बफर स्टॉक जो कि इमरजेंसी में काम है। तो उस टाइम पे भी अनागार बना के रखते थे, आज से इतने सालों पहले भी वो देखते। पशुपालन भैंस थे, ये थे। घोड़े के प्रमाण सिर्फ सुत कोतड़ा से मिले हमें। हम देखते पढ़ेंगे जब इसको डीप में, तो ये देखेंगे बेटा कि घोड़े के प्रमाण हमें इतने ज़्यादा नहीं मिले। हम हड़प्पा प्रेमी थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, तो घोड़े के इतने ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले। घोड़े के प्रमाण हमें, हम जब ऋग्वैदिक काल में आते, उत्तर वैदिक काल में आते, तो हमें ज़्यादा मिलते हैं। सिर्फ एक सुत कोतड़ा से हमें और कालीबंगन, मतलब आपको अगर ऑप्शन में आ जाए कि घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आप सुत कोतड़ा के टिक लगाएंगे, ठीक है, वहाँ से मिले। इसकी धार्मिक विशेषताएं क्या थी, तो ये देखो बेटा, मूर्ति पूजा की शुरुआत जो मानी जाती है बेटा, वो हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। जो वृक्ष पूजा थी, शिव की पूजा थी, जो लिंग की पूजा थी, वो सारी एक डाडी वाला, देखो ये जो दो स्क्रीन पे आप देखो, डाडी वाला पुजारी मिला है, और ये जो पशुपतिनाथ या कुब्बड़ मिला है, जो बैल मिला है कुब्बड़ वाला, उसकी पूजा की जाती है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। तो हमें जो मूर्ति पूजा है कि वो देन है, वो किसने दी थी बेटा, वो हमें दी थी हड़प्पा सभ्यता ने। मूर्ति पूजा की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। और जो स्वास्थ्य का चिन्ह देखते हैं हम, जो निशान देखते हैं, वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता के देन है। सूर्य उपासना भी, प्रकृति की पूजा भी हम हड़प्पा सभ्यता से ही करते आते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता ने हमारे देन है। पशुपतिनाथ की मोहर में मिली हड़प्पा से, गेंडा चित्ता आदि की मोहर मिली है। अग्निकुंड हमें, अग्निकुंड के जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। देखो मैंने बताया था, जो स्वास्थ्य के निशान है वो हमें हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता ने हमें जो साथिया बोलते हैं, स्वास्थ्य चिन्ह बोलते हैं, वो उसने हड़प्पा सभ्यता ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता से हमें मिला है। सूर्य उपासना की, अब हम देखेंगे जो समाधान पर किया होता है, दाह संस्कार होता है। तो जो 3 प्रकार की, जो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के जो अंतिम संस्कार किए जाते थे। जैसे शवों को जलाना वो मोहनजोदड़ो में मिला है, और शवों को दफनाना वो हड़प्पा सभ्यता में मिला है। और दोनों की समाधियाँ, युगम समाधियाँ भाई, कि अगर जला भी गया, और भाई युगम समाधियों में वो हमें लोथर और कालीबंगन से मिला है। तो ये याद रखना कि शवों को जलाया के साक्ष्य मिले हमें, जलाने के साक्ष्य मिले, अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और जो शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले, मतलब कब्र के साक्ष्य मिले, हड़प्पा से मिले हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यातायात कैसे था, तो वही थे जो उनके जो लोथल थे, जो लोथल था, धोलावीरा था, डोकयार्ड थे, मतलब जो गुजरात के पास जो नगर मिले हैं वो समुद्र से इनके बंदरगाह थे। लोथल थे, धोलावीरा था, डोकयार्ड था, धोलावीरा, बैलगाड़ी भैंस गाड़ी थी। समाज कैसा था इनका, पर्दा प्रथा थी, वेश्यावस्था प्रचलित थी। एक मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। इसको जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने इसको पार्वती की मूर्ति भी कहा गया है। ये पार्वती तो ठीक है, लेकिन ये नर्तकी की मूर्ति थी। देखो आप देखोगे आज भी रखी गई है यहाँ पर। जीवन शैली कैसी थी, पक्के मन के मिले, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यापार करते थे, शिकार करते, मनोरंजन करते। जो हम पिट्ठू बोलते हैं, जो हम पिट्ठू देखा होगा कि पत्थर जचा के बोल से गिराना और फिर भागना, पिट्ठू का खेल हमें हड़प्पा सभ्यता ने दिया है बेटा, वो हड़प्पा सभ्यता की देन है हमारी। और हम जो शतरंज या पासा खेलते थे पहले के टाइम में, आप रामायण में देखा हो, जब पासा खेला जाता था, गेम हारते थे, तो पासा भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। डिजाइन वाले बर्तन भी हमें मिले हैं, शहद भी हमें वहाँ पर मिला है। तलवार के साक्ष्य इतने नहीं मिले हैं। बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, उन्होंने युद्ध नहीं लड़े। तो तलवार के साक्ष्य हमें, ऐसे कुछ साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले नहीं है। हमें सिर्फ ओनली तीर अंदाजी है या धनुष तीर है, उनके ही साक्ष्य मिले, तलवार के साक्ष्य इतने ज़्यादा नहीं मिले हैं। व्यापार कैसे करते थे, मोहर का प्रयोग करते थे। वो एक श्रृंगारी पशु का मापन की इकाई थी। 16 के अनुपात के हमें बाट मिले, जो पत्थर मिले या बाट टाइप जी नाम, वो 16 के अनुपात के होते थे। ये विदेशी व्यापार भी करते थे अलग अलग के साथ। जो तांबा मंगाते थे वो खेतड़ी राजस्थान से मंगाते थे, बलूचिस्तान से मंगाते थे, ओमान से मंगाते थे या व्यापार करते। चांदी है वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे करते। सोना है वो कर्नाटक से, अफगानिस्तान से। टिन है वो अफगानिस्तान ईरान से। लाजवर्द होता है जो चमकीला पदार्थ होता है, मेसोपोटामिया से मंगा। शीशा का व्यापार ईरान के साथ करते थे। तो हम देखेंगे कि उस टाइम पे भी ये लोग, जो सुमेरियन सभ्यता थी या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनके साथ भी व्यापार करते थे। भारत के भी अलग अलग हिस्सों में ये व्यापार करते थे एक दूसरे से। तो ऐसा नहीं है कि ये एक विकसित सभ्यता थी। अब शासन प्रणाली कैसी थी वहाँ पर, गणतंत्र प्रणाली थी या राजतंत्र प्रणाली थी। तो उस टाइम पे बोलते हैं कि संभवतः
लोग वणिक वर्ग था, मतलब वर्ग थे, और वहाँ पर एक कबीले टाइप में होता था, वहाँ पर एक राजा मतलब मुखिया होता था, वो चलाता था शासन। और अब ये बोलते इसका विनाश कैसे हुआ, तो इसका विनाश के बारे में भी अलग अलग चीज़ें बताई जाती है कि कई राइटर्स बोलते इसका विनाश की बाढ़ आ जाने के कारण हुआ, कई बोलते कि नदियों ने अपना स्थान चेंज कर दिया, अपना रास्ता बदल दिया, उसके साथ ये सभ्यता खत्म हो गई। कई बोलते हैं कि कर्मिक क्रम का हिस्सा, जैसे कोई भी सभ्यता का जन्म हुआ है तो उसका पतन भी संभव है, तो वैसे उसका विकास हुआ। कई बोलते हैं कि भूकंप आ गया, उसकी वजह से ये विनाश हो गया। कई राइटर्स बोलते हैं कि भाई किन्हीं ने आक्रमण कर दिया, आर्यों ने आक्रमण कर दिया और अलग दूसरी सभ्यताओं ने आक्रमण कर दिया, तो उसकी वजह से ये सभ्यताओं का विनाश हो गया। तो हम बाढ़ मेन कारण इसका भीषण बाढ़ ही माना जाता है, या बाढ़ माना जाता है, या नदियों के द्वारा रास्ता बनना। या आप कॉमन सेंस में रहोगे कि कोई भी सकता है, उसका टाइम पीरियड है तो वो एक टाइम पे वो डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, तो पीगेट एक राइटर था, उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को इस साम्राज्य की या इस सिविलाइजेशन की दोनों को जुड़वा राजधानी बोलना है। ठीक है, तो सबसे मैंने बताया देखो आप कि सबसे ज़्यादा तो स्थल खोजे गए थे बेटा, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर खोजे गए थे, गुजरात में खोजे गए थे पार्टीशन के बाद 1947 के बाद। और सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो कब खोजा गया था, रोपड़ खोजा गया था, पंजाब में था। सबसे बड़ी साइट है। वैसे तो अगर आप देखो, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, वो वैसे तो जो पुरानी किताबों में बोला जाता है वो थी मोहनजोदड़ो थी इसकी। कौन सी थी, मोहनजोदड़ो। लेकिन अब जो अभी जो लेटेस्ट जो डिस्कवर हुई है उसमें बोला जाता है कि इसका जो हमारी जो हिसार में, हरियाणा के हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें राखीगढ़ी जो साइट है वो सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा पहले के आधार पे पूछे, अगर ऑप्शन आएगा अगर राखीगढ़ी करे और भारत का पेपर है तो आप अभी लगाना उसका राखीगढ़ी लगाना, अगर राखीगढ़ी नहीं है तो मोहनजोदड़ो लगाना। तो ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी साइट कौन सी है और उसमें मोहनजोदड़ो हो तो मोहनजोदड़ो लगाना, राखीगढ़ी नहीं है तो अगर राखीगढ़ी हो तो सिर्फ राखीगढ़ी लगाना। ठीक है, जो अभी राखीगढ़ी बता रहे हैं इसका सबसे बड़ी साइट 270 हेक्टेयर के आसपास, और ये 100 मोहनजोदड़ो 100। तो सबसे पहले के टाइम पे सबसे जो पहले जो खोज थी या डिस्कवरी थी उसके आधार पर मोहनजोदड़ो था। लेकिन बाद में अभी जो लेटेस्ट 2-4 साल पहले जो डिस्कवर्स हुए उसके आधार पर कहते हैं कि राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है इसकी, हड़प्पा सभ्यता की। तो अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी थी तो मोहनजोदड़ो बता देना। और अगर उसमें राखीगढ़ी ऑप्शन नहीं है तो अगर भारत की पूछ ले, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, अगर भारत की पूछे तो फिर राखीगढ़ी बता देना आप। ठीक है, क्लियर। तो याद रखना, इस पर कन्फ्यूज मत होना। तो ये स्थान मेन है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट साइट है। और उसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो मोहनजोदड़ो को बेटा मृतकों का टीला कहा गया है। तो सबसे बड़ा अनागार यहाँ पर मिला गया है, स्नानागार यहाँ पर मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, आपको देखोगे आप पशुपतिनाथ की नर्तकी की पूजा की जो मूर्ति थी वो मिली है, शव को जलाने के साक्ष्य मिली, ढाडी वाला पुजारी भी यहीं पर मिला है, हड़प्पा में एक श्रृंगी पशु मिला है, माता देवी की पूजा होती थी वो मिला है, कालीबंगन में चूड़ी का कारखाना मिला था, अग्निकुंड मिला था, युगम समाधि मिली है, जुते हुए खेत के प्रमाण सबसे इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है कि अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ पर मिले थे, तो कालीबंगन। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले थे, या राजस्थान में कौन सी साइट है, तो कालीबंगन का क्या अर्थ है, तो ये बता देना आप। सुत कोतड़ा घोड़े के अवशेष, ये भी बहुत ज़्यादा था इंपॉर्टेंट है। लोथल, तो ये बता देना आप, सुत कोतड़ा लोथल, तो ये बंदरगाह था एक, लोथल गुजरात में है। यहाँ पर धान और घोड़े के अवशेष मन के धोलावीरा बांध और जलाशय स्टेडियम था, डॉक यार्ड था ये बेसिकली, जहाँ पर नाव खड़ी होती है। तो सबसे पहला धोलावीरा था। ठीक है बेटा, तो ये हमारी आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या थी, क्या सभ्यता थी, कैसे इसका विकास हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ, तो इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी। आप इसको किताब में पढ़ोगे और ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जब बैठोगे इसको तो और ज़्यादा अच्छी तरह से इसको पढ़ा जाएगा आपको, आपके माइंड में और ज़्यादा चीज़ आएगी। जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, जो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा है, जिसने आर्ट्स का स्टूडेंट रहा है, उसको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार में या 2 बार में किताब लेके पढ़ेगा वो आराम से। और जिसको नॉन आर्ट स्टूडेंट रहा है, जिसने साइंस ले रखी है या बीएससी बीएड का है, या जिसने आर्ट्स से की थी +2, उसको 1-2 बार अगर ठीक से रीडिंग लगाएगा सेल्फ स्टडी में लेक्चर देख के, तो उसको चीज़ें आसानी समझ में आएगी, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इतने डीप लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। या तो क्रोनोलॉजी वाले सिस्टम आते हैं आपको, मिलान वाले, कि भाई ये साइड दे दी, साथ में ये प्रमाण दे दिए कि कौन सी प्रमाण क्या क्या साइट्स में क्या क्या चीज़ें मिली थी। या सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले, या भारत में सबसे बड़ी साइट कौन सी थी हड़प्पा सभ्यता की, या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा, या हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी या नगरीय थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या क्रोनोलॉजी वाले आएंगे कि मिलान वाले कि जुते हुए खेत के प्रमाण किस में मिले, घोड़े के साक्ष्य कहाँ पर मिले, क्या तलवार के साक्ष्य थे उसमें या नहीं थे। तो ज़्यादा मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कि वन लाइनर ही आते हैं टीजीटी में या इसमें। नेट में ज़्यादा डीप लेवल में आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एसटेट में, सी टेट में, एसएसटी में, 6 to 12 में इतने ही लेवल का आता है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप पढ़ोगे कोई भी बुक उठा के एक, या हमारे नोट्स पढ़ोगे आप, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो आप नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे, वो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपका शुक्रिया, धन्यवाद, मिलेंगे बाद में, ठीक है।